कक्षा 12वीं विषय भूगोल के अंतर्गत अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे आज विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। मैं श्रीमती अर्चना तिवारी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरारी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। विश्व की जनसंख्या का वितरण पूरे विश्व में कितना है, क्या है, घनत्व कैसा है और कितनी कितनी वृद्धि हो रही है, ये हम आज इस कक्षा में पढ़ेंगे। भौगोलिक वातावरण का महत्वपूर्ण तत्व वहाँ की जनसंख्या है। जनसंख्या किसी राष्ट्र का वास्तविक धन है। किसी देश की पहचान वहाँ की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। भूगोल के अध्ययन में जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक है। सभी स्थानों में जनसंख्या का वितरण या घनत्व एक समान नहीं होता है। जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार एशिया में बहुत अधिक स्थान हैं ऐसे हैं जहां पर कम लोग रहते हैं और कम स्थान यहाँ ऐसे हैं जहां पर बहुत लोग रहते हैं। मतलब जहां पर बड़े स्थानों में, ज्यादा स्थानों में कम लोग निवास करते हैं और कम स्थानों में ज्यादा लोग निवास करते हैं। ये हमारे एशिया महाद्वीप में ऐसी है व्यवस्था। विश्व में जनसंख्या का वितरण हम अभी देखेंगे। विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है। विश्व में जनसंख्या के वितरण का स्वरूप सब जगह एक समान नहीं है। विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के 10% देशों में निवास करती है। पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसकी 90% जनसंख्या केवल 10% देशों में ही निवास करती है। विश्व की जनसंख्या का 60% जनसंख्या विश्व के 10 देशों में निवास करती है और इन 10 देशों में से 6 देश जो हैं वो एशिया महाद्वीप के हैं। एशिया के 6 घने बसे देश चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान है। अब हम देखेंगे विश्व की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो विश्व की जनसंख्या का वितरण कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा है, उसका कारण क्या है? उसके 2 कारण हैं। पहला भौतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। भौतिक कारक जो हमको प्राकृतिक रूप से प्रदत्त है। पहला धरातली संरचना, दूसरा है जलवायु, तीसरा मिट्टी का उपजाऊपन, चौथा है जलापूर्ति और 5वां है खनिज पदार्थ। दूसरा मानवीय कारक के अंतर्गत आते हैं जो मानवकृत है। पहला है नगरीकरण, दूसरा परिवहन साधनों का विकास, तीसरा औद्योगिकरण, चौथा सामाजिक एवं धार्मिक कारण, 5वां कृषि का विकास, 6वां ऐतिहासिक कारक, 7वां राजनीतिक कारक और 8वां है सरकार की नीतियां। तो ये 2 कारक हैं, भौतिक कारक जो हमको प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं और दूसरा है मानवीय कारक जो मानवकृत है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हुए मानव ने जो निर्माण किया है, ये 2 कारक हैं जो विश्व की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे? किसी निश्चित भूभाग के क्षेत्रफल एवं उसमें बसे हुए लोगों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 100 लोग निवास करते हैं तो वहां की जनसंख्या का अनुपात होगा 1:100। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अब जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र भी होता है। यहाँ पर हम सूत्र देखेंगे। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व सर्वत्र एक समान नहीं होता है। विश्व में सघन आबादी के क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां की आबादी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। जो जनसंख्या का घनत्व होता है सभी जगह एक समान नहीं होता है। हम पीछे भी पढ़े हुए हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं पे एकदम विरल जनसंख्या होती है। तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र या सघन आबादी वाला क्षेत्र किसे कहेंगे? जहाँ की आबादी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। उदाहरण के लिए उत्तरी पूर्वी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यहाँ पर जनसंख्या सघन है। विषुवत रेखीय प्रदेश और मध्यम घने बसे क्षेत्र होते हैं।
विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में काटती है, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, वहां पर जो जनसंख्या होती है मध्यम घने बसे क्षेत्र होते हैं। तीसरा है उष्ण एवं शीत मरुस्थली वाला क्षेत्र। यहाँ पर निम्न घनत्व वाले क्षेत्र हैं ये, जहाँ पर उष्ण बहुत है, गर्मी बहुत है, शीत बहुत है, बर्फीली जगह है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत विरल होती है। जनसंख्या घनत्व में भिन्नता को देखते हुए जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र और तीसरा है न्यून घनत्व वाले क्षेत्र। आगे हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे? किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान हुए जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह परिवर्तन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। जनसंख्या के इस प्रतिरूप को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जो जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करते हैं हम, तो उसको व्यक्त करने के लिए प्रतिशत में उसको व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तत्वों पर निर्भर होती है। जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हो सकते हैं? आर्थिक कारक भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, ऐतिहासिक कारण भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं। इन तत्वों पर भी वो निर्भर होते हैं। इन कारणों से जनसंख्या में वृद्धि संभव होती है। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उत्प्रवास से भी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने के लिए हमको जन्म दर भी देख सकते हैं, मृत्यु दर के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, प्रवास के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, उत्प्रवास के द्वारा भी ज्ञात सकते हैं। इन सब कारणों के द्वारा भी हम जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात कर सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। अब यहाँ पर हम देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से घटक है, कौन कौन से कारण है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास 3 कारक हैं जो जनसंख्या परिवर्तन के घटक कहे जाते हैं। किसी जन्म दर, सबसे पहले हम देखेंगे जन्म दर। किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर, 1000 व्यक्ति में जितने बच्चे पैदा हुए और जीवित बचे, उनकी जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। जो जीवित बच्चे बचते हैं उनकी संख्या को जन्म दर कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जन्म दर 20.97 व्यक्ति प्रति 1000 है। इसके बाद हम देखेंगे मृत्यु दर। फिर है शिशु मृत्यु दर। 1 वर्ष में कम आयु में के मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। भारत में शिशु मृत्यु दर 40 बच्चे प्रति 1000 है। फिर है जीवन प्रत्याशा। जिस उम्र तक किसी देश की अधिकांश लोगों के जीवित रहने की आशा की जाती है वह औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाती है। वर्तमान में भारत की जीवन प्रत्याशा 67 वर्ष है। इसके बाद हम देखेंगे प्रवास। प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, जिसे हम प्रवास कहते हैं। इसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। जनसंख्या में कमी और वृद्धि होती है। जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वह स्थान जहाँ से जाते हैं वह उद्गम स्थान कहलाता है और जिस स्थान पर लोग पहुंचते हैं वह गंतव्य स्थल कहलाता है। उद्गम स्थल में जनसंख्या कम हो जाती है तथा गंतव्य स्थल में जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। मतलब जिस स्थान से जाते हैं वहाँ जनसंख्या कम होती है और जिस स्थान को जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। मानव और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन का निरूपण ही प्रवास है। अब हम देखेंगे प्रवास स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, मौसमी भी हो सकते हैं। प्रवास स्थायी, व्यक्ति प्रवास करेगा और हमेशा के लिए अपने जिस स्थान में रहता है वहां को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाएगा, वो स्थायी प्रवास कहलाता है। अस्थायी कुछ दिनों के लिए
नौकरी से या किसी अन्य कारणों से व्यक्ति अस्थायी रूप से अपने घर को छोड़ के जाता है और वापस फिर अपने घर में आ जाता है, अपने गांव, अपने शहर जहां पर वो रहता था वहां पर वो आ जाता है। ये कहलाता है अस्थायी प्रवास। एवं मौसमी प्रवास किसे कहेंगे? मौसम के अनुसार, जब किसान जैसे कि किसान है, कृषि कार्य करता है, कृषि कार्य अपने घर में, अपने गांव में करता है और कृषि कार्य 4 महीने होने के बाद बंद हो जाती है, तो उसके बाद वो क्या करता है? अपने काम की तलाश में शहरों की ओर या कहीं और जहां उसको काम मिले वहां पर वो प्रवास करता है। तो ये कहलाता है मौसमी प्रवास। अब हम देखेंगे अप्रवास। जब कोई व्यक्ति नए स्थान पर जाता है तो उसे अप्रवासी कहते हैं। जब एक स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान पर जाता है तो उसे हम अप्रवास कहते हैं, अप्रवासी कहते हैं। दूसरा है उत्प्रवास। जब व्यक्ति एक स्थान से बाहर चले जाता है तो वो उत्प्रवास कहलाता है। तो इस प्रकार ये अप्रवास और उत्प्रवास भी याद रखने वाली चीजें हैं, ये हमेशा परीक्षा में आता है। प्रवास। अब देखेंगे हम प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को विकसित करने के लिए लोग प्रवास करते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने, अपने सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए व्यक्ति प्रवास करता है। उसके पास पैसा है, उसके घर में अच्छे अच्छे काम हो, उसके बच्चे अच्छे से पढ़ें, इन सब कारणों से लोग प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। पहला है प्रतिकर्ष और दूसरा है अपकर्ष। प्रतिकर्ष कारक क्या है? किसी स्थान पर बेरोजगारी बढ़ने लगे, जलवायु प्रतिकूल हो, प्राकृतिक विपदाएं आए, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन हो, तो व्यक्ति क्या करता है? अपने उद्गम स्थान से उसका आकर्षण कम होने लगता है। जहां पर वो हमेशा के से रहा है, उस स्थान पर जहां वो पैदा हुआ है, वहां पर उसका आकर्षण कम होने लगता है और वो दूसरे स्थान को पलायन कर जाता है, दूसरे स्थान में प्रवास कर जाता है, तो वो प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। और अपकर्ष कारक, जब किसी स्थान पर रोजगार के उत्तम अवसर हो, शांति हो, स्थायी जीवन की संभावना उसको लगे, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था हो, तो वह गंतव्य स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने लगता है, जिसे गंतव्य स्थान कहते हैं, और वहां पर जनसंख्या बढ़ने लगती है, जिसे कहते हैं हम अपकर्ष कारक। अब हम आगे देखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने के कारक। जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने के क्या क्या कारक हैं? कृषि। पहला है कृषि, औद्योगिकरण दूसरा, तीसरा है विज्ञान का विकास, चौथा है परिवहन का विकास, पांचवा है पोषण आहार की सुलभता। कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी विकास, इन सब कारणों से जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है। औद्योगिकरण दूसरा, औद्योगिकरण से रोजगार मिलने लगे, उत्पादन बढ़ा, कारखाने बढ़े, आय बढ़ा, जिससे जनसंख्या की वृद्धि को मंच मिला। तीसरा है विज्ञान का विकास, वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी विकास, कृषि उपज में वृद्धि, अकाल और भुखमरी मृत्यु को कम कर दिया गया वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा, और इन सब कारणों से क्या हुआ? जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। चौथा है परिवहन का विकास, खाद्य सामग्रियों का परिवहन तेजी से होने लगा, रोजगार के अवसर बढ़े, दूर जाकर भी लोगों को रोजगार प्राप्त होने लगा। अब लोगों को अपने खाद्य सामग्रियों के लिए परिवहन की सुविधाएं हो गई, तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सुलभता हुई। रोजगार प्राप्त करने के लिए परिवहन का विकास हो गया, तो लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थान पर जाने लगे। इस प्रकार से परिवहन के विकास से जनसंख्या में वृद्धि दर बढ़ने लगी। पोषण आहार की सुलभता, औद्योगिक विकास, विज्ञान के विकास की कृषि उन्नति, तकनीक एवं परिवहन की सुविधा के कारण लोगों को समय पर पर्याप्त पोषण आहार मिलने लगा। औद्योगिक विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, कृषि की उन्नत तकनीक का विकास हुआ एवं परिवहन की सुविधा के कारण लोगों को समय पर पर्याप्त पोषण आहार जो उनको चाहिए और शुद्ध चाहिए, तो वो सारी चीजें लोगों को सुलभ होने लगी, जिसके कारण से जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने लगी। इन सब कारणों से मृत्यु दर घटने लगी तथा जीवन प्रत्याशा बढ़ने के कारण जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। इसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का विश्व के देशों पर प्रभाव। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है और विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि कम होती है। जनसंख्या वृद्धि देश के विकास को प्रभावित करती है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या अनेक समस्याओं को भी जन्म देती है।
तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या क्या समस्याएं आती हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला है बेरोजगारी की समस्या, दूसरा जीवन स्तर में गिरावट, तीसरा है शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, चौथा नगरों में गंदी बस्तियों का विकास, पांचवा वायु व ध्वनि प्रदूषण, कृषि भूमि पर दबाव, और सातवां है प्राकृतिक संसाधनों का तीव्रता से शोषण, और आठवां है प्रति व्यक्ति आय कम होना। जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। एक ही पोस्ट के लिए 1000 लोग पहुंच जा रहे हैं, तो अगर एक जन को नौकरी मिल रही है तो 999 लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। जीवन स्तर में गिरावट, अगर लोग हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है तो उनके आवश्यकता तो उतनी पड़ेगी हर सब चीजों की, तो उनके जीवन स्तर में गिरावट आती है। फिर है शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव। जनसंख्या अधिक हो जाने के कारण चाहे शिक्षा संस्थान कितने भी खुलें, चाहे स्वास्थ्य संस्थान कितने भी खुलें, लेकिन सब जगह दबाव बढ़ते जाता है, सब जगह भीड़ बढ़ती जाती है, लोगों का स्वास्थ्य की सुविधाएं सही तरीके से लोगों को नहीं मिल पाती। नगरों में गंदी बस्तियों का विकास, जनसंख्या वृद्धि के कारण नए नए बस्तियों का विकास हो रहा है, जो कि पहले से प्लानिंग वाले बस्ती नहीं होते हैं, जिसके कारण वो कैसे भी बसे होते हैं, तो वहां पर नालियों की समस्या, कचरे की समस्या, इस प्रकार से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से गंदी बस्तियों का विकास जनसंख्या वृद्धि के कारण होने लगता है। वायु, जल व ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण, सब गंदी बस्तियों का विकास हो गया है, सब गंदगी फैल रही है, जिससे वायु में प्रदूषण फैल रहा है। जल में प्रदूषण हो रहा है, और ध्वनि के कारण, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो गई है तो बहुत सारे मोटर गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होने लगा है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि से ये भी प्रभाव पड़ता है। अगला है कृषि भूमि पर दबाव। कृषि भूमि जहाँ से उत्पादन होता है वो उसकी जो स्थान है, कृषि भूमि, कृषि करने का जो स्थान है जितना है वो सीमित है, और जनसंख्या की वृद्धि होते जा रही है, इसलिए जो उत्पादन है उतना ही हो रहा है और लोगों की आवश्यकताएं ज्यादा बढ़ती जाती हैं, जिसके कारण फिर क्या होता है, कृषि भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। जो जितना उत्पादन होता है वो पूरे हमारे देश में ही लग जाता है, हमको उससे कुछ लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। प्राकृतिक संसाधनों का तीव्रता से शोषण। जो प्राकृतिक संसाधन हमको प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, उनका तीव्रता से, मतलब जनसंख्या बढ़ गई है तो जितनी जनसंख्या बढ़ते जा रही है तो उसका शोषण भी बढ़ते जा रहा है, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही, तो उसका उपयोग लोग ज्यादा करने लगे हैं। तो ऐसा लगने लगा है कि बहुत जल्दी ही हमारे जितने प्राकृतिक संसाधन हैं वो समाप्त हो जाएंगे, इसलिए जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय कम होना। जनसंख्या वृद्धि हो गई तो एक व्यक्ति को जितनी आय होनी चाहिए वो ज्यादा लोगों में बढ़ जा रहा है, इसलिए आय की भी कमी होते जा रही है। एक व्यक्ति को काम करने के लिए रखते हैं तो अगर वो ज्यादा पैसा मांगता है तो जैसे कि हम देखते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को काम में लगा लेते हैं कम पैसे के लिए, तो कम पैसे में भी व्यक्ति हमको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार जनसंख्या पर भी प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आते जा रही है। लोगों की आय कम आय में भी लोगों को काम करना पड़ रहा है और अपने घर को चलाना पड़ रहा है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आती जा रही जनसंख्या वृद्धि से। जनसंख्या का अतिक्रमण। समाज खेतीहर अशिक्षित अवस्था में आगे बढ़ा। नगरीकरण, औद्योगिकरण एवं शिक्षा का विकास हुआ। उच्च प्रजननशीलता और मृत्यु दर में कमी आई और जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। जनसंख्या का अतिक्रमण, जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रहा है समाज में। क्यों? समाज का खेतीहर था, पहले अशिक्षित था, अब धीरे धीरे वो अपना विकास करने लगा, आगे बढ़ने लगा। नगरीकरण का विकास हुआ, औद्योगिकरण हुआ एवं शिक्षा का विकास होने लगा, जिससे क्या हुआ, ये सब विकास हुआ लेकिन उच्च प्रजननशीलता, जनसंख्या वृद्धि, उसमें कमी नहीं आई और मृत्यु दर में कमी आ गई, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने लगी। जनसंख्या में वृद्धि, और जिससे कारण जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। अतः जनसंख्या को स्थिर रखना अति आवश्यक है। जनसंख्या को कम करना या स्थिर रखना, जितना है उतना ही रहे, इसके लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? पहला है लोगों में परिवार नियोजन के महत्व को समझाना। दूसरा है शिक्षा का प्रसार।
तीसरा है कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा। चौथा है जनसंख्या स्थानांतरण पर रोक। पांचवा है जनसंख्या की प्रादेशिक असमानता को कम करना। और छठवां रूढ़िवादी व्यवस्था को खत्म करना। इस प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे।